13 अप्रैल 2024 की रात को ईरान ने इसराइल पर 150 मिसाइल और 200 ड्रोन से हमले किए। हालांकि इसराइल के डिफेंस सिस्टम, जो कि दुनिया भर में वेल नोन है, उसने इन 99% हमलों को फेल कर दिया। हालांकि कहीं न कहीं ईरान भी ये बात जानता था कि उसने जो हमले किए हैं वो फेल होने वाले हैं, लेकिन फिर भी उसने हमले किए। और ये हमले आखिर क्यों किए, आइए जानते हैं। 1948 में दुनिया के नक्शे में एक नया देश का जन्म होता है, एक नया देश अस्तित्व में आता है। इस देश का नाम होता है इसराइल। अब इस नए देश के अस्तित्व में आने के बाद कुछ मुस्लिम देश ऐसे होते हैं जो इसे सिरे से खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम इसराइल जैसे किसी देश को मान्यता देते ही नहीं और हम मानते ही नहीं ये कोई देश भी है। लेकिन उस वक्त अमेरिका खुलकर इसराइल का सपोर्ट करता है और इसराइल भी अमेरिका का सपोर्ट करता है खुले तौर पर। उस वक्त में ईरान में पहलवी राजवंश का शासन हुआ करता था, जिसने आधी सदी तक वहां पर राज किया। अब पहलवी राजवंश को इसराइल से कोई खासी दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि दोनों ही देशों को, इसराइल और ईरान को, अमेरिका का समर्थन मिला हुआ था और ये दोनों भी अमेरिका को सपोर्ट करते थे। और काफी यूरोपीय देश थे जो इन दोनों को साथ में सपोर्ट किया करते थे। इस वजह से इनमें कोई दुश्मनी पैदा नहीं हुई थी। उस वक्त तक ईरान में एक बहुत बड़ी संख्या में यहूदी रहते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस एरिया में इसराइल के बाद सबसे बड़ी मात्रा में जो यहूदी पाए जाते हैं वो ईरान में ही पाए जाते हैं। 1956 में एक जनगणना हुई जिसमें पाया गया कि ईरान के अंदर 65,000 से भी ज्यादा यहूदी रहते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी एक काफी बड़ी वजह थी कि इसराइल ईरान को अपना दुश्मन नहीं मानता था। दोनों देश एक दूसरे के यहाँ अपने अपने एम्बेसडर भेजते हैं और एम्बेसी बनाते हैं। इसराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में अपनी एक एम्बेसी बनाई। इनकी ये दोस्ती बढ़ती जाती है और देखते ही देखते इसराइल के अंदर तेल की कमी पूरी करने के लिए ईरान एक बड़े देश के तौर पर सामने आता है। 1968 में एक पाइपलाइन शुरू की जाती है जिसका उद्देश्य होता है कि ईरान से इसराइल तक और बाकी के यूरोपीय देशों तक तेल की पूर्ति कराई जाए। लेकिन अचानक से ही इन दोनों देशों के बीच में प्रॉक्सी वॉर शुरू हो जाता है। अब ईरान अमेरिका और इसराइल को शैतान की उपाधि देने लगता है, उन्हें शैतान कहना शुरू करने लगता है। दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है और ईरान अपने इसराइल से सारे रिश्ते खत्म कर देता है। जो यात्री, जो पैसेंजर ईरान से इसराइल जाते थे उन पर बैन लग जाता है। जितनी भी फ्लाइटें ईरान से इसराइल जाती थी सब पर बैन लगा दिया जाता है। ईरान इजरायली एम्बेसी को फिलिस्तीनी एम्बेसी से कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इन दोनों देशों के बीच में जो ये वॉर शुरू होता है वो शुरू होता है ईयर 1982 में, जब इस्लामिक क्रांति आती है। साल था 1936, जब पहलवी राजवंश का एक शासक, जिसका नाम था रेजा पहलवी, वो राज किया करता था। अब उसे औरतों पर हिजाब या फिर बुर्का ये पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने इस पर बैन लगा दिया। अब औरतों को बुर्का या हिजाब पहनने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी। अब जो पहनता था उसे परेशान किए जाने लगे और ये एक बहुत ही क्रांतिकारी फैसला था ईरान की राजनीति का। रेजा पहलवी के बाद उसका बेटा मोहम्मद रेजा पहलवी गद्दी पर बैठा। 1949 में ईरान में एक नया संविधान लागू हुआ। अब 1952 में मोहम्मद मुसद्दिक वहाँ के प्रधानमंत्री बना, लेकिन 1953 में वो तख्ता पलट हो गया और फिर से रेजा पहलवी ही वहाँ का राजा या शासक बन गया। अब यहाँ पर एंट्री होती है आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी। अब जो कानून लाए गए थे औरतों पर हिजाब और उनके बुर्के पर बैन के, उसमें सबसे बड़े विरोध करने वाले जो थे वो थे आयतुल्लाह खोमेनी, जिन्हें 1964 में पहलवी ने देश निकाला दे दिया और इसके बाद में वो फ्रांस में जाकर रहने लगे। वैसे तो ईरान में इस्लामिक क्रांति की शुरुआत 1978 में मानी जाती है, लेकिन इसके बीज 1963 में ही बढ़ना शुरू हो गए थे, जब वहाँ का शासक पहलवी एक श्वेत क्रांति लेकर आया था। बताया गया कि ये जो श्वेत क्रांति थी ये सोशल और फाइनेंशियल के मुद्दों पर एक बहुत बड़ा ऐलान थी। फिर आता है साल 1973, जब इंटरनेशनल मार्केट में ईरान के तेल के दाम बिल्कुल गिर गए। अब इसने ईरान की अर्थव्यवस्था की जड़ों को हिला दिया, लेकिन वहाँ का शासक पहलवी अब भी अपनी श्वेत क्रांति को सफल बनाने में लगा हुआ था। उसे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। 1978 का सितंबर आते आते वहाँ के लोगों का गुस्सा फूट चुका था। अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए थे और इसमें सबसे बड़ा रोल था आयतुल्लाह खोमेनी का, जो कि फ्रांस में बैठकर ऑर्डर देते थे और यहाँ पर उसे एग्जीक्यूट करवाते थे।
अब ईरान के हालात बेकाबू हो चुके थे, अलग अलग प्रोटेस्ट हो रहा था। ये देखकर रेजा पहलवी अपने परिवार के साथ ईयर 1979 में अमेरिका भाग गए। अब 1979 में आयतुल्लाह खोमेनी फ्रांस से अपने देश वापस लौट आए और देखते ही देखते इस देश के सुप्रीम लीडर बन गए। उनके सामने वहाँ की सेना, वहाँ के लोग सब झुक गए थे। अब यहीं से शुरुआत होती है इजराइल और ईरान के असली युद्ध की। खोमेनी ने साफ तौर पर कह दिया था कि हम इजराइल नाम के किसी देश को एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम इसका वजूद ही नहीं मानते और अगर हमारा बस चले तो हम इसे जड़ से मिटा दें। वो तो यहाँ तक कहते थे कि इजराइल पूरी दुनिया के लिए एक कैंसर की तरह है, इसका खत्म होना ही बेहतर है। इजराइल ईरान पर आरोप लगाता है कि ईरान लेबनान, सीरिया, यमन जैसे एरियाज और इन ग्रुप्स को सपोर्ट करता है और ईरान हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट करता है, जो कि एक इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन ईरान साफ तौर पर मना कर देता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। 7 अक्टूबर 2023 को एक बहुत बड़ा मोड़ आता है जब यहाँ पर हमास और इजराइल के बीच में एक जंग स्टार्ट हो जाती है। अब इस वॉर में हिजबुल्लाह हमास का पूरे खुले तौर पर साथ देता है और इजराइल पर हमला करता है। अब क्योंकि ईरान पर इजराइल शुरू से ही आरोप लगाता आया है कि वो हिजबुल्लाह को फंडिंग करता है, उसे सपोर्ट करता है, तो इजराइल का मानना है कि उसके सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं है। दिन था 1 अप्रैल 2024 का जब ईरान में मौजूद सीरिया की एक एम्बेसी पर हमला होता है। इस हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत हो जाती है और एक IRGC ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प के एक सीनियर कमांडर की मौत भी हो जाती है। अब इस हमले से ईरान पूरी तरीके से गुस्से से तिलमिला उठता है और इसका डायरेक्ट इल्जाम वो लगाता है इजराइल पर। हालांकि इजराइल इससे मना कर देता है। ईरान कहता है कि इजराइल ने ये बहुत बड़ी गलती की है, उसे इसकी सजा मिलेगी, जिसके बदले में ईरान 13 अप्रैल को करीब 300 रॉकेट से हमला कर देता है और इस ऑपरेशन को नाम दिया जाता है ऑपरेशन प्रॉमिस। तो उसके बाद में दोनों के बीच में एक वॉर स्टार्ट हो गई।